हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। बता दें, इस वीडियो में हम हमेशा की तरह करने वाले हैं 125 प्रश्न। जहां पर ज़रूरत होगा वहां पर इसका प्रश्नों का व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, आइए आज के लिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वीर रस का अस्थाई भाव है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? बता दें, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। विकल्प सी सही है। वीर रस के 4 भेद होते हैं: युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। अर्जुनस्य वचनम द्वयम, वाक्य में अर्जुनस्य का कारण है। अर्जुनस का कारक है, कारक पूछा है इसमें। बता दें, अर्जुनस्य यहाँ पे है ना, इसके लिए संबंध कारक प्रयोग होगा। ठीक है, विकल्प सी सही है, इसमें संबंध कारक है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के प्रवर्तक कौन है? बता दें, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के प्रवर्तक जो हैं पंडित राज जगन्नाथ जी हैं। विकल्प बी यहाँ पर सही है। ठीक है, और केशव कही न जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्गृत हुआ है? यह जो है, यह विनय पत्रिका से है। विकल्प डी सही है। अब न नसानी अब न नसहो जो काव्य पंक्ति है, यह भी विनय पत्रिका से लिया गया है। और विनय पत्रिका जो है, ये तुलसीदास की रचना है। सूरसागर सूरदास की रचना है। कृष्ण गीतावली जो है, तुलसीदास की रचना है। सूरसरावली सूरदास की रचना है। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। 1936 में रचा गया मंगलसूत्र, यह मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, जो अधूरा उपन्यास रहा। उसी बीच इनका देहांत हो गया। इसको पूरा किया था इनके पुत्र अमृत राय जी ने। ठीक ना, तो विकल्प यहाँ पर बी सही है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताना है। यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल और द्वंद्व है। तो यानी यहाँ पे शुद्ध शब्द है, पहले भी कई बार आ चुका है। इसको ध्यान में रखिएगा, एक आध बार कन्फ्यूजन हो गया था किताबों, अलग अलग किताबों के चक्कर में और गूगल के चक्कर में। तो यानी इस तरह लिखा जाएगा, एक ध्यान रहे। ठीक, वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि लिखा जाएगा वाल्मीकि। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे बड़ी और छोटी ई होगा। ठीक है ना, ई की मात्रा में आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, वाल्मीकि इस तरह लिखा जाएगा। और उज्ज्वल जो है, उज्ज्वल इस तरह जिस तरह लिखा है उस तरह नहीं, उज्ज्वल उ आधा ज 2 बार रहेगा, उसके व ल। ठीक, उज्ज्वल। द्वंद्व में इस तरह आधा न रहेगा, फिर यहाँ पे व रहेगा। ठीक, द्वंद्व इस तरह लिखा जाएगा। और उत्तर रामचरितम के लेखक का नाम बताना है। बता दें, उत्तर रामचरितम जो रचना है, यह भवभूति की है। विकल्प डी यहाँ पर सही है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवन इकबार, इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता बताना है। बता दें, यह रसलीन की रचना है। ठीक है, यह दोहा किसका है? रसलीन का। अब कई बार गूगल करेंगे तो इसमें दूसरे लोग मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे मैं मिला चुका हूँ, इसके रसलीन ही हैं। ठीक है, कवि धूमिल का पूरा नाम बताइए। कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे जी है। विकल्प सी सही है, सुदामा पांडे कवि धूमिल का पूरा नाम। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। यह किस संधि में होता है? बता दें, गुण स्वर संधि में होता है, जहाँ पे लिंग के स्थान पे एक टोपी होता है। ठीक है, चाहे ए का मात्रा हो चाहे ओ का मात्रा हो, लिंग के स्थान पे जब ये दोनों रहता है वहाँ पे गुण स्वर संधि होता है। ठीक ना, और अनंत की सही संधि क्या होगी? अनंत की सही संधि होगी, इसमें अनंत में व्यंजन संधि है और इसमें अन धन अंत होगा। विकल्प ए यहाँ पर सही है। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक बताइए। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? बता दें, राहुल सांकृत्यायन की यह रचना है, घुमक्कड़ शास्त्र। विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। विकल्प डी यहाँ पर सही है। अगर पहचान करना चाहें तो जब इस काव्य पंक्तियों में जब आएगा जनु जानो मनु मानो मनहु जनहु, ये शब्द आ गए अगर, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान चिन्ह है, वो उत्प्रेक्षा अलंकार का। श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार पूछे हैं, इसमें से कौन श्लेष अलंकार है? श्लेष अलंकार किसके अंतर्गत आता है? शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। विकल्प ए सही है। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों पद ही
दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? जब जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास है। विकल्प डी सही है, माता पिता रात दिन आजकल। ठीक है। सदगति शब्द में समास है, सदगति में समास बताना है, तत्पुरुष समास है। विकल्प ए सही है, सदगति में क्या है? तत्पुरुष समास है। ये मैं नहीं कह रहा, इस पुस्तक में दिया हुआ है कि सतगति में तत्पुरुष समास है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो सतगति में कर्मधारय समास होगा। कई पुस्तकों में हमको मिला है, गूगल पर भी मिला है। ठीक है। सतगति में कौन सा समास है? कर्मधारय। और इस पुस्तक में दिया हुआ था तत्पुरुष समास। यदि आपको बेहतरीन साक्ष्य मिले तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता जो हैं यह मम्मट जी हैं। विकल्प डी सही है। और बता दें रुद्रट का काव्य अलंकार ग्रंथ है, विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा है। भरत के रससूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकु का सिद्धांत क्या कहलाता है? आचार्य शंकु का सिद्धांत जो है वह अनुमितवाद कहलाता है। विकल्प डी जो सही है, 9वीं शती में इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। उत्पत्तिवाद के भट्ट लोल्लट जी हैं और अभिव्यंजना के अभिनव गुप्त जी हैं। भुक्तिवाद के भट्ट नायक जी हैं। भट्ट नायक। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है? सोरठा होता है। दोहा में आप जानते हैं 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। उसी में इसी का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। छप्पन में होते हैं, छप्पन में 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। विकल्प यहाँ पर ये वाला सही होगा। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के होते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा जो थी पाली थी, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पाली में हुआ और महात्मा बुद्ध उसी काल के थे और उन्होंने अपना जो उपदेश दिया था पाली भाषा में दिया था। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं है? होगा असंभव होना। चांद पर थूकना, क्या असंभव? असंभव काम लग रहा है ना, लेकिन चांद पर थूकना असंभव कार्य नहीं, ये असंभव कार्य नहीं होगा, बता रहे हैं। खरगोश के सींग निकलना असंभव कार्य है। बालू से तेल निकलना असंभव है। पानी से घिन निकलना भी असंभव है। बता दें चांद पर थूकने का अर्थ जो होता है किसी अच्छे व्यक्ति पर कलंक लगाकर खुद अपमानित होना, जैसे या तो फिर कहिए महान पुरुष पर लांछन लगाकर स्वयं अपमानित होना, इसका अर्थ होगा चांद पर थूकना का। जैसे आप चांद पर थूकते हो तो थूकते तो चांद पर हो, खुद आपका थूक आपके ऊपर गिरेगा तो इससे क्या होगा? आप ही अपमानित हो जाओगे। यहाँ पर असंभव कार्य ये मत नहीं होगा उसका अर्थ। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। खेत रहना कई बार आ चुका है। वीरगति को प्राप्त होना, विकल्प सी जो है सही है। कांच का पर्यायवाची शब्द, कांच का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो शीशा होगा यहाँ पर कांच का पर्यायवाची। और इसके पर्यायवाची की बात करें तो श्वेत, रंजन, दर्पण, आईना, आबगीन, ये सब कांच का पर्यायवाची शीशा का है। और हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचवें वर्गों के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ग को क्या कहते हैं? जो पांचों वर्ग होता है ना, कई बार बता चुके हैं, क ख ग घ अंगा। इसमें पांचों में अगर दूसरे और चौथे को बोला जाए तो इसको दीर्घ प्राण महाप्राण बोलते हैं। ठीक। और पहले तीसरे और पांचवें को अल्प प्राण, दूसरे और चौथे को महाप्राण बोलते हैं। पहले और दूसरे को अघोष, तीसरे चौथे पांचवें को सघोष बोलते हैं। तो यहाँ पर महाप्राण हो जाएगा। विकल्प बी सही है 25 नंबर का। और निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है? अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती हैं। एक तो हो गया आपका अवधी, दूसरा छत्तीसगढ़ी, तीसरा बघेली। ठीक ना। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी नहीं, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं अभी बता दिए, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी नहीं आएगी। विकल्प सी जो है सही है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति सौर्य सैनी अपभ्रंश से हुई है। विकल्प सी जो है सही है यहाँ पर। ठीक। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द बताइए। जिजीविषा, जिजीविषा पढ़े होंगे तो विकल्प बी में जैसे लिखा है जिजीविषा उस तरह लिखा जाएगा जिजीविषा। ठीक है।
और सदा स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होगा? सदा स्नाता मतलब तुरंत जो स्नान किया हो, नहाया हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, इसका होगा विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही गलत है। सीता यह कहा, कहा नहीं होगा। सीता यह कही, ये नहीं होगा। सीता ने यह कहा, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, सीता ने यह कहा। और निम्नलिखित इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? बता दें। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। और निराला आत्महंता आस्था, ध्यान रहे, दूधनाथ सिंह का है, दूधनाथ सिंह का है। और मध्यकालीन बोध का स्वरूप जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, इसमें पूछा था रामविलास शर्मा का कौन सा है, तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद जो है यह रामविलास शर्मा का है। एक बार और देखिए, जो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला आत्महंता आस्था जो है दूधनाथ सिंह, और मध्यकालीन बोध का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद जो है रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आय व्यय नहर लहर। आय व्यय नहर लहर में जो व्यय है, आय नहर और लहर ये तीनों स्त्रीलिंग है। व्यय जो है यह इसमें पुल्लिंग है, व्यय में। ठीक ना, तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा। बहुत बार पूछता है, भले आप 1000 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कवयित्री होता है। वर्तनी होना चाहिए यहाँ पे। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा होगा? शुद्ध बताना है। उपर्युक्त होता है कि उपर्युक्त होता है, किस तरह लिखा जाता है? अब बता दें कि आपको उपर्युक्त होगा, इसमें विकल्प ए जो है सही है। ठीक है, उपर्युक्त। और एक शब्द आता है ऊपरी लिखित, एक ऊपरी लिखित भी सही होता है। देखिए, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, यह शब्द भी वर्तनी की दृष्टि से सही है। तो इसके साथ इसको कन्फ्यूज मत करिएगा, ये अपने आप में दूसरी विशेषता रखता है। और उपयुक्त जो है विकल्प ए के जैसा लिखा जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द बताना है। एक बार और आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है। यानी इस तरह नहीं लिखा जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले आया था। यानी जो है अशुद्ध है, बाकी यानी और सूची, शुष्क, ये तीनों वर्तनी की दृष्टि से सही है। ठीक ना। वारेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक जो हैं ये उदय प्रकाश जी हैं, विकल्प सी सही है। वारेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक उदय प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? सरोज। जल के पर्यायवाची के अंतर में जब ज लगा देते हैं तो कमल का बन जाता है, द लगा देंगे बादल का बन जाएगा, और धी लगा देंगे तो समुद्र का बन जाएगा। तो जलज, नीरज, तोयज, पंकज ये सब जब आएगा तो कमल का हो जाएगा। लेकिन लगा दीजिए जलद, नीरद, तोयद, तो ये सब बादल का पर्यायवाची हो जाता है। जलद जो है बादल का पर्यायवाची है, बाकी पंकज, जलजात, सरोज ये कमल का पर्यायवाची है। और जलधि लगा देते आप तो समुद्र का हो जाता। निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल हैं? अरुण कमल किसके कवि हैं? बता दें। चांद का मुंह टेढ़ा जो है ये मुक्तिबोध का है, मुक्तिबोध का। और मगध श्रीकांत वर्मा का है, श्रीकांत वर्मा जी का है। और सागर मुद्रा अज्ञे जी का है, अज्ञे जी की रचना है। अपनी केवलधार ये अरुण कमल जी का है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। ठीक ना। और उद्गम की दृष्टि से अमीर क्या है? अमीर सीधा सीधा क्या है? विदेशज शब्द है। और विदेशज है किस देश का है? तो अरबी का है, अरबी भाषा का यह शब्द है। ठीक है। तिमिर का विलोम क्या होगा? तिमिर जो तिमिर का विलोम, तिमिर मतलब अंधकार होता है, इसका विलोम प्रकाश हो जाएगा, आलोक हो जाएगा। और हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता अज्ञे जी हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग, विकल्प सी सही है। तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष जानते हैं आप?
तार सप्तक जो है अज्ञे जी ने इसका संपादन किया है और यह 4 भागों में आया था। पहला भाग जो तार सप्तक है यह 1943 में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1943 है। विकल्प बी यहाँ पर सही है। हंस पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? हंस पत्रिका आप जानते हैं कि प्रेमचंद जी ने इसका संपादन किया था, तो विकल्प यहाँ पर ए सही है। ठीक है, क्या? प्रेमचंद। और इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? ललित निबंधकार कौन नहीं है? रामचंद्र शुक्ल जी ललित निबंधकार नहीं है। विकल्प भी कई बार आ चुका है ये। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम बताना है। ये बता दें कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं विद्या श्रीनिवास मिश्र का है। विद्या निवास मिश्र का। ठीक है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं, विकल्प डी सही है। दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज जो रचना है इसके लेखक नामवर सिंह जी हैं। विकल्प सी सही है। भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था। भारत मित्र पत्र जो है यह कोलकाता से प्रकाशित होता था और इसके संपादक जो थे अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी थे। अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी थे 1919। ठीक है ना, विकल्प ए सही है। इसका यह प्रकाशित कब हुआ? 1919 में अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी ने इसका प्रकाशन किया। राजेंद्र प्रसाद एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? सारा आकाश जो है राजेंद्र यादव का रचना है, राजेंद्र यादव का। और मुर्दा सराय जो है यह शिव प्रसाद सिंह का है, शिव प्रसाद सिंह की रचना है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का है, मन्नू भंडारी का। और 1 इंच मुस्कान यह दोनों लोगों ने मिलकर लिखा है, तो विकल्प डी सही है। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। ये दोनों पति पत्नी थे। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? मुक्तिबोध जी किस लंबी कविता के रचयिता हैं? बता दें अंधेरे में इन्हीं की कविता है और यह एक लंबी कविता है। पेशोलों की प्रतिध्वनि, राम की शक्ति पूजा और असाध्य बीड़ा। बता दें पेशोला की प्रतिध्वनि जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक लहर है। उसमें 4 कविताएं शामिल हैं जिसमें से एक है पेशोलों की प्रतिध्वनि। राम की शक्ति पूजा जो है यह निराला की रचना है और यह लंबी कविता का एग्जाम्पल है। और असाध्य बीड़ा अज्ञेय जी की है। किसका है? अज्ञेय जी का है। तो मुक्तिबोध का इसमें से कौन था? अंधेरे में कविता। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, बहुत बार आ चुका है। और बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? बामन दास जो है मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। बाकी प्रति परिकथा जो है यह भी फणीश्वरनाथ रेणु का है और गोदान मुंशी प्रेमचंद का है। बलचनामा नागार्जुन की रचना है। तीसरी कसम फिल्म के लेखक किस कहानी पर बनाई गई है? जो तीसरी कसम है इसके रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। विकल्प बी सही है। और जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास जो था यह इरावती था। विकल्प सी सही है। क्या नाम है? इरावती। बाकी मंगलसूत्र के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है और तितली और कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि जो हैं वह सुमित्रानंदन पंत जी हैं। विकल्प सी सही है, सुमित्रानंदन पंत। चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन हैं? चंद्रावली नाटिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसका प्रकाशन 1876 में हुआ था, तो विकल्प ए यहाँ पर सही है, 1876 में हुआ था। बाणभट्ट की आत्मकथा है। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? यह एक उपन्यास है। क्या है? यह उपन्यास है। विकल्प डी सही है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर की बात कर रहा है। बता दें उर्वशी, रामधेनी, कुरुक्षेत्र और हुंकार ये चारों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की ही हैं और उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। विकल्प ए यहाँ पर सही है, उर्वशी। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं की बात कर रहा है यहाँ पर। बता दें कि हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसको
वो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, जिसमें से एक है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 जो पार्ट हैं ये हरिवंश राय बच्चन जी के आत्मकथा के चारों पार्ट हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? बहुत बार आ चुका है। और आधा गांव जो है राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी यह बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। किसका है? बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। और कालाजल सानी की रचना है। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया। कब शुरू किया था? तो 1903 से 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। विकल्प सी सही है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन है? प्रेमचंद की अंतिम कहानी जो है वह कफन है। विकल्प बी सही है। बहुत ही बढ़िया कहानी है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा गरीबी क्या क्या करा सकती है। गरीबी और हाँ, गरीबी क्या क्या करा सकती है, आपको इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बहुत ही बढ़िया कहानी है। आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा अगर इस कहानी को पढ़ते हैं तो। ठीक। और ईदगाह जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ठाकुर का कुआं भी है, बड़े घर की बेटी भी है। ठीक है, तो विकल्प बी यहाँ पर सही था, कौफन। घिसू और माधव इसके पात्र हैं दो। एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम है था? एक भारतीय आत्मा किसका उपनाम था? माखनलाल चतुर्वेदी का था। विकल्प बी यहाँ पर सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। कवि वचन सुधा थी। कवि वचन सुधा क्या थी? एक पत्रिका थी। विकल्प बी सही है। क्या है? पत्रिका है एक। विकल्प बी सही है। और यहाँ पर सूची एक का सूची दूसरे के साथ मिलान करना है। बाणभट्ट की आत्मकथा थोड़ी देर पहले आ चुका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास है एक। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, तो कहाँ गए? हाँ, शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी का है। आधे अधूरे मोहन राकेश जी की रचना है। और संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला का चौथे के साथ आएगा। विकल्प डी सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, आए या ना आए। क्वेश्चन को किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सभी क्वेश्चन को बाखूबी पढ़ना है। अगर समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है तब आगे बढ़ना है। वैसे भी माइनस मार्किंग तो है नहीं यूपी टीजीटी पीजीटी में, लेकिन जहाँ पर है भी वहाँ पर बिना पढ़े किसी क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ना है। बिहारी रीतकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? बिहारी रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीत सिद्ध काव्यधारा के हैं। विकल्प बी सही है। आप जानते हैं रीतिकाल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। रीतकाल के कवियों को 3 भागों में बांटा गया है, रीतबद्ध, रीतमुक्त और रीत सिद्ध। तो बिहारी जी रीत सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचनाएं करने वाले कवि कौन हैं? अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना किया था तुलसीदास जी ने। विकल्प बी सही है। अगर इनके ब्रजभाषा में रचनाओं की बात करें तो वैराग्य संदीपनी है। अगर लिखा जाए तो बहुत समय लग जाएगा, हम आपके समय को बचाना चाहते हैं। वैराग्य संदीपनी हो गया, रामाज्ञा प्रश्न हो गया, और कवितावली हो गया, दोहावली हो गया, गीतावली हो गया। ये सब ब्रज भाषा में थे। ठीक ना। और अगर अवधि की बात किया जाए, अवधि में तो उनकी काफ़ी रचना है, और मुख्यतः ये अवधि के ही रचनाकार कहें तो ठीक है, लेकिन इनकी रचनाएं दोनों भाषाओं में है। देखिए इतना रचना है और कई रचनाएं हैं। अवधि भाषा में रामचरितमानस, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल हो गया, जानकी मंगल हो गया, भैरवी रामायण हो गया। बैराग संदीपनी तो वहाँ पे था। भैरवी रामायण हो गया, और रामलाला नहछू हो गया। ये सब है किस भाषा में? अवधि में। ठीक है, आगे देखते हैं। सूची एक का सूची दूसरे के साथ मिलान करना है। यहाँ पे आदिकाल एक तरफ कवि दिया है, दूसरा तरफ काल दिया हुआ है। उसमें बताना है कि कौन कवि किस काल के हैं, कौन रचनाकार किस काल के हैं। आदिकाल के अमीर खुसरो हैं, यानी कि अमीर खुसरो आदिकाल के हैं। आलम जी रीतकाल के हैं, रीत मुक्त के अंतर्गत आते हैं। रीतकाल में आ जाएंगे। भारतेंदु आधुनिक काल के हैं। जायसी जी भक्ति काल के, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो पहले का तीसरे के साथ कहाँ पर सही हो रहा है? विकल्प सी सही हो रहा है। ठीक है,
रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है? रामचरितमानस जो है पहले तो ये अवधी भाषा में रचित है रामचरितमानस, और यह दोहा चौपाई में लिखा गया है। विकल्प ए सही है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, नरेश मेहता। तो इसमें जयशंकर प्रसाद जो हैं इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए भी आया था, थोड़ी देर पहले उर्वशी के लिए मिला था। कब? 1972 में। और चिदम्बरा के लिए 1968 में इनको मिला था, सुमित्रानंदन पंत को। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। और नरेश मेहता को साहित्य सेवा में योगदान के लिए 1992 में मिला था। ठीक ना? तो इसमें से विकल्प भी सही है, जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो वह है छायावाद। विकल्प बी सही है, जिसके प्रमुख कवि रहे जयशंकर प्रसाद जी। और छायावाद युग का प्रवर्तन मतलब जनक माना जाता है बाल मुकुंद। इनसे कोई मतलब नहीं है। बता दें, छायावाद शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया है मुकुटधर पांडे जी ने किया है। ठीक ना? कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन है? कालक्रम की दृष्टि से बता दें, विद्यापति इनमें से सबसे पुराने कवि हैं। विकल्प डी सही है। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले कवि शिवाजी थे, दूसरे छत्रसाल जी थे। शिवाजी को बखानू या बखानू छत्रसाल को। तो विकल्प यहाँ पे सी सही है। स्तवार्थ लालित्युरेंदु हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? अगर आपको इसमें से ज़रा सा भी कन्फ्यूजन हो तो हम दूर करना चाहेंगे। आप इन दोनों में से कन्फ्यूज हो सकते हैं, गारसा दत्तासी और जॉर्ज ग्रियर्सन में से। बता दें, स्तवार्थ लालित्युरेंदु हिंदुस्तानी जो है गारसा दत्तासी की रचना है। विकल्प ए सही है। और आपको यदि कन्फ्यूजन है जॉर्ज ग्रियर्सन और इसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं तो बता दें, जॉर्ज ग्रियर्सन और इसमें कन्फ्यूज नहीं होगा। देखिए लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है? ई आ रहा है, बड़ी ई। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? बड़ी ई आ रहा है। तो इन दोनों को लेकर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जब बड़ी ई इसमें आया है, बड़ी ई इसमें आया है, तो दोनों क्या हैं? एक हैं। स्तवार्थ लालित्युरेंदु हिंदुस्तानी। ठीक है। और ग्रियर्सन जो आएगा न यहाँ पे है, वहाँ पे आएगा क्या? न आएगा, हिंदुस्तान का न। लास्ट में न आएगा दोनों में, यहाँ पे बड़ी ई आएगा। ठीक है, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम बताइए। हिंदी साहित्य का इतिहास जिन्होंने पहली बार लिखा वह गारसा दत्तासी थे, जिस किताब का नाम है स्तवार्थ लालित्युरेंदु हिंदुस्तानी। तो विकल्प यहाँ पर बी सही है। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। और यदि यहीं पे बात किया जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन का कौन सा रचना है, तो द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है उनका, जॉर्ज ग्रियर्सन का। ठीक है। हिंदी का जो था ये सबसे पहले शुरुआत हुआ था गारसा दत्तासी ने किया था। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। और इसमें काल विभाजन का अभाव था, अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार था। और इसमें उर्दू कवियों का, हिंदी के साथ साथ उर्दू कवियों का को भी शामिल किया गया था। और पहली बार प्रकाशन इसका हुआ था 1839 में, स्तवार्थ लालित्युरेंदु हिंदुस्तानी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? ऐसा शायद ही कोई इसमें से होगा जिसको ये पता नहीं होगा। जिनको नहीं पता होगा उनके लिए है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1350 तक। ठीक है। इसके बाद रीतकाल आएगा और 1700 के बाद आ जाएगा आपको, नहीं, इसके बाद आएगा आपको भक्तिकाल, और 17 से 19 तक आ जाएगा आपको रीतकाल। 1900 के बाद जो आएगा आपको आधुनिक काल आ जाएगा। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? जो द्विवेदी युग का नामकरण है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। विकल्प बी सही है। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिल हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिल हिंदू वारिये। यह बता दें, रसखान की भक्ति भावना को देखते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। ठीक है, रसखान जी के लिए। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? इनमें बता दें, सुजान किस कवि की प्रेमिका का नाम था? तो वह घनानंद जी थे। विकल्प सी सही है। इनकी रचनाओं की बात करें तो जैसे सुजान सागर इन्हीं के इसी प्रेमिका के नाम पे रखा था। विरह लीला है, कोकसार है, रसकेली वल्ली है, कृपाकांड है। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता
रचयिता कौन है? बता दें तुलसीदास जी हैं कृष्ण गीतावली के रचनाकार। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? विट्ठलनाथ जी थे अष्टछाप के संस्थापक। इसमें 8 कवि आते हैं। 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठलनाथ जी ने। वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य हैं, कुल 8 शिष्य हैं। काफ़ी बार पूछता है इसमें से क्वेश्चन। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन किया था, उनका क्या नाम है? तो अमीर खुसरो जी हैं। इन मुकरियों के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं, बता दे पकसक और नचगच। मलुकदास जी नहीं होंगे, विकल्प बी सही है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? संत साहित्य है, विकल्प सी सही है। आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? पहले बता दें आलाखंड लिखा किसने है? आलाखंड को किसने लिखा है? परमाल रासो है दूसरा नाम, ठीक है, परमाल रासो, विकल्प डी सही है। पर्णकुटी शब्द का समास बताना है। पर्णकुटी इसमें समास होगा यानी कि पत्ते की कुटी, तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर, विकल्प ए सही है। और परमाल रासो के रचयिता जगनिक थे, जो आलाखंड वाला है जगनिक। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भाग्य विधाता है? फटा सुतरना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्ति जो है यह किसकी? एक बार और पढ़ते हैं। राष्ट्रगीत में भला वह कौन भाग्य विधाता है? फटा सुतरना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। यह रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं, विकल्प सी सही, विकल्प ए सही है, सॉरी, विकल्प ए सही है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो रचयिता हैं फ्रैंक ई के जी हैं। क्या है? फ्रैंक ई के, विकल्प ए सही है। औचारण शब्द में उपसर्ग उत लगा हुआ है, ठीक है, उत प्लस चारण होगा। इसमें कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। टालस्टाय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? टालस्टाय और साइकिल जो है यह केदारनाथ सिंह की काव्य कृति है। कन्फ्यूजन मत पालिएगा, अलग अलग जगह आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं लीला जगुड़ी के बारे में मिलेगा, लेकिन केदारनाथ सिंह जी हैं टालस्टाय और साइकिल कृति के रचनाकार। कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? इसका निर्माण जो है 3 प्रत्यय से हुआ, 3 प्रत्यय से, विकल्प बी सही है, कृति शब्द का निर्माण। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत जी को, विकल्प बी सही है। धनपाल की एक प्रसिद्ध रचना है जो भविष्यत कहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत को। विद्यालया निकषा नदी अस्ति, विद्यालयम निकषा नदी अस्ति, इसमें विभक्ति बताना है। इसमें जो होगा, एक चीज़ और बता दें, देखिए निकषा है ना, निकषा अमितः परितः कसय समया निकषा और ताप्रति, इन सब में जो है द्वितीय विभक्ति होगा, ठीक है ना। क्या क्या बोले हैं? अमितः लिख दें, अमितः, ठीक, परितः, निकषा जो यहाँ पे आया है, ठीक है, और समया, ठीक, और एक धा और एक है प्रति, ये इन सभी के योग में जो होता है द्वितीय विभक्ति होता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। नमक के योग में चतुर्थ विभक्ति होता है, तो कौन सही है? विकल्प ए। निम्नलिखित पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? इसमें बताना है। एक और अजगरही लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा जाए। एक तरफ एक चिड़िया मान लीजिए डाल पर बैठी है, ठीक है, और एक तरफ क्या है कि यहाँ पे मान लो पेड़ है, पेड़ पे चिड़िया बैठी हुई है, यहाँ पे अजगर सांप है, और एक तरफ क्या है, एक तरफ बाघ है, शेर है, मृगराय मतलब शेर है, और एक तरफ क्या है, बहेलिया बाण ताने हुए है, ठीक है। तो ये इसी पर यह जो काव्य है इसी के बीच में इसी दुविधा को बता रहा है, पक्षी की दुविधा को। तो यहाँ पे क्या है, इसको भयानक रस है, यहाँ पर भय लग रहा है। होता क्या है बाद में, जो भी हो, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सांप पहेलिया को काट लेता है? बहेलिया का बाण
उसको लग जाता है, शेर को, तो मर जाते हैं तीनों लोग, बाकी पक्षी बच जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेरित नहीं है? एक तरफ तो आत्मकथा है और दूसरी तरफ लेखक, ठीक। तो सुमेरित नहीं है मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन का है। सिंहावलोकन यशपाल का है। नीर का निर्माण फिर आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन का, 4 पार्ट बताए हुए हैं। बसेरे सिद्धूर जो है अज्ञेय का नहीं है, यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का पार्ट है, ठीक है। तो ये बच्चन साहब का है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि डी वाला। भारतीय हिंदू युग के नाटककार कौन है? भारतीय हिंदू युग के इनमें से नाटककार जो हैं विद्या श्रीनिवास दास जी हैं, श्रीनिवास दास जी। विकल्प ए सही है। मादा कैक्टस नामक नाटक किसने लिखा? मादा कैक्टस जो नाटक है इसको लिखा है लक्ष्मी नारायण लाल जी ने। विकल्प बी सही है, लक्ष्मी नारायण लाल। अंधायुग किसकी कृति है? अंधायुग धर्मवीर भारती की कृति है। विकल्प ए सही है। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? चिंतामणि बता दें 4 भागों में आया है। पहले और दूसरे भाग को जो प्रकाशित किया है, ठीक है, वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बाकी तीसरे भाग को किया है नामवर सिंह जी ने, इसका संपादन किया तीसरे भाग का, जो आया था 1983 में। और एक चौथे भाग को किया था 2002 में कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह जी ने, जिसमें 47 निबंध है चौथे भाग में। तो यहाँ पे चिंतामणि निबंध जो है महत्वपूर्ण निबंध संग्रह जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? यथाविधि में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव होगा। उपसर्ग लगा हुआ है, यथाशक्ति, यथाविधि, बार बार, रोज रोज, जब ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा वर्ण ओठ से नहीं है? प फ ब भ म, देखिए कौन सा नहीं है? प फ ब भ म में से कौन सा ओष्ठ नहीं है? न नहीं है, ठीक है। त थ द ध न दंत हो जाएगा ये न। निम्न में से कौन असत्य है? त ओष्ठ है, स उष्म व्यंजन है, छ संयुक्त है, फ ओष्ठ है, प फ ब जो त है अभी बताएं तो थ द ध न, ये ओष्ठ नहीं है, दंत है। आज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। आज्ञा क्या है? आज्ञा जो है यह संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा। आज्ञा संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा। क्या होता है? छतरी वाला और ये वाला मूर्धन्य स, आज्ञा और तरह, ये 4 वर्णमाला। अच्छा, यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन के बारे में पूछा है। अंतस्थ कौन से? य र ल व। कौन नहीं है? तो ब नहीं है, विकल्प डी सही हो गया। वर्णमाला में किस स्पर्श संघर्षी स्पर्श संघर्षी किसे कहा जाता है? वर्णमाला में बताना है। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। तालव्य भी कहा जाता है, ठीक है। तालव्य ध्वनियाँ है ये, स्पर्शी के अंतर्गत आएंगी, तालव्य के अंतर्गत आएंगी और स्पर्श संघर्षी भी कहलाते हैं ये सब। इन निम्न में से कौन व्यंजन वर्ण दंत नहीं है? दंत कौन सा नहीं है? तो थ कहाँ पे नहीं है? प फ ब म प वाला जो हो गया ये ओष्ठ हो गया। और निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन च से म तक जो आते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। बाकी यह जो है अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है। विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? विसर्ग का प्रयोग जो है तत्सम शब्दों में होता है। तद्भव विदेशज में तो बिल्कुल नहीं होगा, देशज में भी नहीं होता है, तद्भव में नहीं होता है, किस में होता है? तत्सम में होता है। निम्न में से जो एक बार बता नहीं रहे थे कि इसका कुछ ट्रिक्स है, उसको आप देखोगे तो बहुत आसानी से पता कर सकोगे कि कौन तत्सम है और कौन तद्भव है। निम्न में से शब्द शुद्ध मात्रा प्रयुक्त किस में हुआ है? रेणु कैसे लिखा जाएगा? फैश्वरनाथ रेणु जानते हो? रेणु लिखा जाएगा। विकल्प सी सही है, रेणु। रेडा पे है वह, उसमें छोटा ऊ का मात्रा है। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है? अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है, ठीक है। आ का मात्रा चिन्ह होता है, इस तरह लिखा जाता है। ए का होता है, इस तरह लिखा जाता है। ओ का होता है, इस तरह लिखा जाता है। लेकिन अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है हिंदी लिखते समय। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? बता दें, उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है और इसका जो प्रारंभ होता है तृतीय अंक का विषंभक से होता है। विकल्प डी सही है यहाँ पर। निम्नलिखित शब्दों में सही क्या है? सही बताना है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय किस तरह लिखा जाएगा? इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, हम बता रहे हैं। देखिए, कन्फ्यूजन एक तरह मानी कुछ भी नहीं है, जो इस किताब में दिया हुआ है
किस आधार पे दिया हुआ, विकल्प सी वो बता रहा है इस किताब में अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पे बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय। जो आपके स्क्रीन पे अभी थोड़ी देर के बाद दिखेगा क्या रीज़न है इसका अंतर्राष्ट्रीय का, आप देख सकते हो, अभी देख लो। ठीक, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और बता दें जो सही विकल्प होना चाहिए हमारे अनुसार विकल्प डी होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अगर इसको लिया जाए, विकल्प सी को लिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय 3 प्रकार के मिल गए आपको। एक तो अंतर्राष्ट्रीय विकल्प डी वाला है, और एक अंतर्राष्ट्रीय इस तरह लिखा जाएगा। अब आपको साइड में ले चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय ये भी सही है, और विकल्प डी में जो अंतर्राष्ट्रीय है ये भी सही है, और इस किताब के अनुसार जो यहाँ पर है विकल्प सी ये भी सही है। अब ये जो विकल्प डी वाला अंतर्राष्ट्रीय है इसका अर्थ होता है इनलैंड। इनलैंड इंग्लिश में अगर कहा जाए तो इनलैंड होता है, जैसे एक ही राष्ट्र के भीतर होने वाली घटनाओं वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय। ठीक, और जब एक दूसरे राज्य के बीच, अलग अलग राज्यों के बीच पत्र का व्यवहार कर लिया जाए, या अलग अलग राज्य के बीच संबंधों की बात किया जाए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग में लाया जाता है। ठीक ना, तो अगर यहाँ पे अगर पूछा जाए हमारे अनुसार तो विकल्प डी सही होगा। ठीक, इस किताब के अनुसार विकल्प सी सही होगा, और ये अंतर्राष्ट्रीय जो है ये अंतर्राष्ट्रीय दूसरा है, इसका इंग्लिश होता है इंटरनेशनल। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है इंटरनेशनल, इसका इंग्लिश होता है इनलैंड, और इसका ये जो बता रहा है ये संस्कृत के अनुसार अपने अकॉर्डिंग बता रहा है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इसमें जिक्र किया हुआ है। ठीक ना, तो यहाँ पे विकल्प डी सही होना चाहिए हमारे अनुसार, नहीं तो आप कमेंट में लगोगे हंगामा करने। चलिए आगे चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में संधि होने पर क्या शब्द बनता है? ग्रीष्म ऋतु में संधि होने पर ग्रीष्म ऋतु बनेगा, विकल्प सी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है बता दें। रामेण भार्याः त्यज्यते, ठीक है, रामेण भार्या त्यज्यते होगा, विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। सुखी शब्द का तृतीया एक वचन में क्या रूप होता है? सुखी शब्द का तृतीया एक वचन में जो रूप होगा वो सुख्या होगा, विकल्प ए सही है, सुख्या। रूप याद कर लीजिए आप। अस्मद शब्द का पंचमी एक वचन में क्या रूप होता है? अस्मद शब्द का पंचमी एक वचन में जो रूप होता है मत होता है, विकल्प भी सही है, इसमें हलंत रहेगा, ये ध्यान रहे। निम्नलिखित में सही शब्द क्या है? इसमें सही शब्द बताना है। उपरोक्त है, उपर्युक्त है, एक बार और आ चुका है, उपर्युक्त है, और उपरिलिखित एक शब्द था वो भी सही था, यहाँ पे उपर्युक्त होगा। उपरोक्त नहीं होता है सही, ध्यान लीजिए, लिखा मिल गया तो ये अलग बात है, लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि में जाएंगे तो आपको सही नहीं होता है उपरोक्त। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं बता दें। पहले तो बता दें, काव्य के जो काव्य हैं, काव्य के 2 भेद होते हैं। एक होता है दृश्य, जो नाटक में प्रयोग में लाया जाता है, दृश्य, और एक होता है श्रव्य। दृश्य और श्रव्य होता है। दृश्य वाला जो होता है नाटक में प्रयुक्त आता है। श्रव्य वाले के 3 पार्ट होते हैं, एक का नाम पद्य, दूसरे का गद्य, और तीसरे का चंपू। ठीक, गद्य और पद्य दोनों को मिलाकर चंपू बन जाता है। तो यहाँ पे जो श्रव्य होता है उसके 3 भाग होते हैं, भेद होते हैं, विकल्प भी सही है। बाण सतुः पंचाननः, यह उक्ति किसकी है? यह युक्ति बता दें कि चंद्रदेव ने बाणभट्ट को बाणस्तु पंचानन कहा है, तो यानी कि यह श्री चंद्रदेव की पंक्ति है, विकल्प डी सही है। किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? किरातार्जुनीयम भारवी की एकमात्र कृति है। ठीक है, भारवी की यह कृति है, और इसमें वीर रस है, विकल्प सी सही है। हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? हल प्रत्याहार की बात करें तो इसमें 34 वर्ण आते हैं। कितने आते हैं? कुल 34 वर्ण आते हैं। नाम लें, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 34 हलंत के साथ होगा जितना भी नाम लेंगे। ह, य, व, र, ल, इया, य, ड़, ये सब तमाम है, 34 है। और गुरु आदेश, तो विकल्प यहाँ पे कौन सा सही है? बी सही है, उसको लिखना पड़ता। गुरु आदेश में संधि होने पर बनता है। गुरु आदेश में संधि होने पर क्या बनता है? गुरुआदेश बनता है, गुरुआदेशः, विकल्प सी सही है। पुल्लिंग सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? सर्व का होगा सर्वो, सर्वो होगा, विकल्प सी सही है, क्या? सर्वो।
और सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है? सत्यनिष्ठ में होगा बहुव्रीहि समास। विकल्प सी सही है, सत्यनिष्ठ में बहुव्रीहि समास होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य बताना है। हरि वैकुंठम उपवसति, ये शुद्ध वाक्य है। हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठे वसति, ये तीनों वाक्य शुद्ध है। बता दें कि वास धातु के पूर्व में जब उप अनु अधि आ में से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म होता है, और यहाँ पे ये तीनों वाक्य जो हैं सही हैं। अगर और वाक्य बनाना चाहते हैं तो जैसे हरि वैकुंठम अधिवसति, अधि लगा सकते हैं। हरि वैकुंठम आवसति, ये भी हो जाएगा। ये तीनों अभी सही हैं। तो ये रहे आज के 125 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो, किसी प्रश्न में डाउट हो, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, बता दें। और यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो में दे देते हैं, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। जो अभी वीडियो जो पेन चला रहे हैं ये वाला भी, और इसका एकदम कोरा सादा PDF भी जिसमें पेन नहीं चला होगा वो भी मिल जाएगा, और आपको वीडियो भी वहाँ पे मिल जाएगा। और एक चीज़ और बता रहे हैं, इस समय चल रहा होगा जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, चल रहा होगा राजस्थान TGT का हिंदी का एग्ज़ाम। और जिससे भी ये पेपर प्राप्त हो, हमारे पास ज़रूर टेलीग्राम पे भेज दीजिए, या तो अभी कमेंट बॉक्स में वहाँ पे अपना नंबर दे देंगे, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप पेपर भेज दो, तो हम क्या करेंगे, आपको उसका आंसर की बहुत जल्दी उपलब्ध करा देंगे। सटीक आंसर की जिस तरह से हम बनाते हैं, इसी तरह आपको आंसर की उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।